नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर मैं बोला तो भूकंप आ जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं फकीर हूं। इस बीच 30 दिन गुजारने के बाद कतार में खड़ा देश का हर नागरिक यही पूछ रहा है कि मेरी भी कोई सुनेगा, मैं भी कुछ बोलूं। 30 दिन गुजर गए हैं, 20 दिन अभी बाकी है। सवाल यह है कि नोटबंदी के फैसले के साथ खड़ा आदमी भी आज बैंकों की कुव्यवस्था की वजह से परेशान है। आज भी एक्सिस बैंक में दिल्ली में 15 फर्जी खातों के जरिए काले पैसे को सफेद करने का मामला सामने आया है। 70 करोड़ रुपए इन फर्जी खातों में डाले गए और उसे चेंज किया गया। अब सवाल यही है कि जो ईमानदार व्यक्ति है देश का, जो कतार में खड़ा हुआ था ये सोचकर कि काले धन से अब मुक्ति इस देश को मिलने वाली है, वो क्यों ना पूछे कि इन चोर रास्तों को बंद करने के लिए सरकार ने क्या किया। लेकिन यह भी दिलचस्प है कि 30 दिन बीतने के बाद भी जहां जहां हमारे सहयोगी गए, लोग यही कहे कि हम फैसले के साथ हैं। 20 दिन बाकी। यह रिपोर्ट, फिर जनता के होंगे यहां पर सवाल और नेता बैठे हुए देंगे जवाब। देखते रहिए आज तक। पहले ये रिपोर्ट। नोटबंदी के 31 दिन बाद की ये तस्वीर है। एटीएम और बैंक के बाहर लंबी कतारें कम नहीं हो रही। शिकायतें वही पुरानी, कहीं एटीएम बंद, कहीं बैंकों में पूरे कैश नहीं। जनता जाए तो कहां जाए। हम 3 दिन से आ रहे हैं यहाँ पे, कैश तो कल तो था ही नहीं। परसों जब तक गए, जब तक खत्म हो गया है। ये कहाँ की तरीका है इनका। आज 4-5 रोज हो गया मेरे को। रोज यही बात है कि रात के 2-2 बजे तक रहते हैं हम, लास्ट में भी पैसा नहीं मिलता है। नोटबंदी से एटीएम सिस्टम किस तरह चरमरा चुका है, उसकी झलक बैंगलोर में दिखी। जेडीएस ने एटीएम का अंतिम संस्कार कर दिया। लोगों में निराशा इस बात से है कि नोटबंदी को लेकर अच्छे दिनों का जो वायदा किया गया था वो धुंधला पड़ता दिख रहा है। सस्ती EMI के वायदे को ही देख लीजिए। The government has proactively responded to the situation by enhancing the limit of MSS securities to 6 lakh crores or 6 trillion rupees. Banks will no longer have to bear the burden of the incremental CRR. ब्याज की दरों में तो निश्चित रूप से कमी आएगी। तो क्या बैंक्स पहल करेंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ने तो हाथ खड़े कर दिए कि वो ब्याज की दरें कम नहीं कर रहे हैं। 3 महीना में समीक्षा होती है ना, अभी तो पहली समीक्षा हुई है। आप इसकी समीक्षा करने, निश्चित रूप से मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि ब्याज दरों में कमी है। हालांकि परेशानी के बावजूद ज्यादातर लोग अच्छे दिनों के इंतजार में धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन विपक्ष का हमला पहले दिन से ही जारी। नोटबंदी पर संसद ठप है। संसद के बाहर बयानों का भूकंप। ये रोका जा रहा है। So basically you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. उनके आने से कितना भूकंप होता है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भूकंप कांग्रेस में ज्यादा होता है, बाहर तो कोई दिखाई नहीं देता। अब तो मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक आ गई है। बहरहाल सरकार की नजर में नोटबंदी की परेशानी की एकमात्र दवा कैशलेस ट्रांजैक्शन है। कल वित्त मंत्री पेट्रोल, डीजल, रेलवे टिकट, टोल, बीमा समेत कई चीजों में कैशलेस भुगतान पर छूट देने का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस देश को 80% से ज्यादा लेन देन कैश में करने की आदत है, अचानक उसे कैसे बदला जाए। आज तक ब्यूरो। आइए हम आपको दिखा देते हैं 3 तस्वीरें भी, कैसे अलग अलग जगहों पर। सबसे पहले दिल्ली में, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सिस बैंक में बरामदगी हुई है। दिल्ली में दरअसल 15 फर्जी खातों के जरिए 70 करोड़ काले धन को सफेद किया गया था। चेन्नई और होशंगाबाद में भी ऐसी ही जब्ती बीते दिन की गई है। तो काले धन को सफेद करने के चोर रास्ते इस देश में खोज लिए गए हैं और इसी बीच कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले तो तालियों से अपना स्वागत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर युवा मौजूद हैं, अन्य लोग भी हैं जो सवाल दागेंगे और नेताओं को जवाब देना होगा। संबित पात्रा जी की गाड़ी थोड़ी सी लेट पहुंची, लेकिन पहुंच गए और कूद कर मंच पर पहुंच गए हैं। तालियां भी बजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत रंजन जी हमारे साथ लोकसभा की सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। माजिद मोहन साहब हमारे साथ एनसीपी के राज्यसभा सांसद जुड़ गए हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बेबाकी से, और चूंकि कानून को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं तो दिलचस्प होगा उनका नजरिया जानना समझना। विपिन मलिक साहब फॉर्मर डायरेक्टर आरबीआई के हमारे साथ जुड़े हुए, तालियों के साथ स्वागत कीजिए।
और प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, इकोनॉमिस्ट जाने माने, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा जी, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। दरअसल अपने एक रिपोर्ट हमने अभी दिखाई, उस रिपोर्ट में एटीएम का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। अब 30 दिन की कहानी तो ये है सर कि देश कह रहे हैं फैसला अच्छा है, लेकिन बैंकों में जिस तरह से काले धन को सफेद करने के मामले अब सामने आ रहे हैं, ये बताइए ये किसकी जिम्मेदारी थी कि ये सब ना हो? इन चोर रास्तों को बंद करने के लिए, ये देखिए हम दिखा भी रहे हैं, बैंगलोर की ये तस्वीरें हैं, एटीएम का अंतिम संस्कार किया गया है। थोड़ा साउंड अप करके सुना भी दीजिए, दर्शकों को सुना दीजिए क्या किया है लोगों ने। इस परेशानी तकलीफ को समझने की भी जरूरत है, सुनिए। अब संबित पात्रा जी, क्या हो ये सुन। दरअसल इन घंटियों के शोर में गुल ना हो जाए, बहुत तकलीफ छुपी हुई है इसके पीछे संबित पात्रा जी। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, इसलिए बड़े संवेदनशीलता के साथ मैं कहूँगा, आपने जो रिपोर्ट भी दिखाई मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। ये जो बैंक में घोटाला हो रहा है, लोग एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। 70 करोड़ रुपए पकड़ा गया, किसने पकड़ा? सरकार की एजेंसीज ने जगह जगह छापे मारकर पकड़ा। देखिए यही तो हम कह रहे हैं, पूरा सिस्टम गल चुका था, इस गले हुए सिस्टम को ठीक करना था। एक भूकंप लाना है, भूकंप हो जाएगा वो कह रहे थे, मैं कहता हूं भूकंप लाना है। आज दो बड़ी खबरें हुई, नौजवान बैठे हैं, दो बड़े लोग आज गिरफ्तार हुए हैं। दयानिधि मारान 2G स्पेक्ट्रम घोटाला करके भाग रहे थे, आज धर पकड़े गए। और आज ऑगस्टा वेस्टलैंड, जिसको कि इटली की कोर्ट ने सोनिया जी का नाम लिया था, ऑगस्टा वेस्टलैंड के केस में आज गिरफ्तारी हुई है। देखिए मैं आज युवकों को कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कह रहे थे वो बोलेंगे तो भूकंप आएगा, मैं कहना चाहता हूं राहुल जी भूकंप आएगा, और उस भूकंप में 10 जनपद ढह जाएगा। 10 जनपद जहां काला धन छुपा हुआ है, जहां देखिए 10 जनपद का अर्थ यह नहीं है कि बिल्डिंग है, 10 जनपद का अर्थ है वर्षों तक जहां षड्यंत्र हुआ देश को लूटने का, वर्षों तक जहां रचनाएं रची गई, चक्रव्यूह रची गई। ये जो सिस्टम गला हुआ है ये किस लिए हुआ है? वर्षों तक इन लोगों ने 10 जनपद में बैठ के इस सिस्टम को गलाया। आज सिस्टम को ठीक करने के लिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका नाम मोदी है, वो चाय वाला है, आप में से आया हुआ एक व्यक्ति है। सुधारना है इस सिस्टम को। एक सेकंड सर, इससे पहले कि तालियों में आप बह जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पता है? क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? कल भी कहा था, आज फिर कहा है कुछ। आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें कही। पहले दिन डे 1 जब सुप्रीम कोर्ट में PIL गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सरकार के इस फैसले का सराहना करते हैं। दूसरी बात उन्होंने अपने मतलब की बात आप खोज ही लेते हैं। दोनों, मैं खराब बात भी कहूंगा, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम चाहते हैं कि सरकार पूरे प्रिपरेशन के बारे में ब्यौरा दे। आज हिसाब मांगा है, सरकार आज हिसाब मांगा है, ब्यौरा खत्म हो गई परेशानी, ब्यौरा देंगे। हम सरकार है, सुप्रीम कोर्ट को नमन करते हैं, हम ब्यौरा देंगे। टाइमलाइन है? देखिए 50 दिन का टाइमलाइन खुद प्रधानमंत्री ने मांगा है। 20 दिन में खत्म हो जाएगा? देखिए मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, हम थोड़ा सा जो तकलीफ हम सह रहे हैं, आप लोग जिस प्रकार से तकलीफ सह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, और देश को सुधारने के लिए सह रहे हैं। और 50 दिन का चलिए, राहुल गांधी किस आधार पर ललकार रहे हैं रंजीत जी, जरा आपसे समझना चाहते हैं। भूकंप आ जाएगा वो बोलेंगे तो? देखिए एक्चुअली में भूकंप तो ये बीजेपी पे वाले लेकर आए पूरे 125 करोड़ पे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि एक तालाब में 2 क्रोकोडाइल को पकड़ना था जो बहुत जहरीले थे। आपने क्या किया, पूरा तालाब के पानी को सुखा दिया। पता चला कि वो क्रोकोडाइल तो सर्वाइव लैंड पे भी कर जाते हैं, जो अभी निकल रहा है, और जो छोटी मछलियां थी वो सारी की सारी मर गई। नहीं, राहुल गांधी यही बोलने वाले थे क्या? जो सिचुएशन आज क्रिएट की गई है, भी 2 हैं। जो सिचुएशन जो आज जो देखिए एक्चुअली में देश जिस तरफ जा रहा है, पूरा वर्ल्ड, रशिया, रूस, नॉर्थ कोरिया, सब लोग जो बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को हर्ट करने का डिसीजन लिया गया है। और अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया में जब हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर को फांसी देनी पड़ी, सोवियत संघ में हुआ तो पूरी गवर्नमेंट चेंज हो गई, घराना में हुआ, नाइजीरिया में हुआ, 7 कंट्री में हुआ, कहीं भी ये सक्सेस नहीं हुआ। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इंडिया आज फिर, आप हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, मनमोहन सिंह जी ने फिर रिपीट किया, चाहे आप उन पर हंसे, इतिहास फिर बताएगा कि अगर
हिंदुस्तान का बेस्ट इकोनॉमिस्ट था तो वो मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने फिर कहा कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था 90% कैश से चलती है, उस कैश को आप ब्लैक मनी नहीं कह सकते। आज वो व्यक्ति 2000 रुपए निकाल रहा है, ये कैसी व्यवस्था आपने चालू की है कि आप अपना पैसा बैंक से नहीं निकाल सकते, पुलिस आपको धक्का मारी, अपमान कर रही है और आपके अपने पैसे बैंक में है। राहुल गांधी पे आप जवाब देती नहीं है। रंजीत जी चला रहे हैं। रंजीत जी, राहुल गांधी पे जवाब को कहने के लिए मैम जिम्मेदारी होती है। एक सेकंड, आज एक सेकंड चाहते थे। अरे आप मुझसे नजर तो मिलाइए, तो आप इधर उधर देख रहे हैं, मुझसे नजर नहीं मिला रही। आ गया मैम, राहुल गांधी ने कहा ना कि सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम चालू ही नहीं होने दिया। भूकंप आने से पहले रूलिंग पार्टी में भूकंप ऐसी क्या जानकारी, ऐसा क्या डीएक्स है उनके हाथ में कि उन्होंने उनको भाषण ही नहीं देने दिया। माजी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि कांग्रेस की लाइन समझ नहीं आती। आधे नेता सर इनके कहते हैं कि कदम अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा। ये कह रही हैं कई देशों में हुआ, फ्लॉप हो गया। तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब कदम के साथ है नहीं है, आप कहां पर खड़े हैं। और सबसे बड़ी परेशानी आपको क्योंकि आज भी कतार में खड़ा आदमी कहीं पर कहता है जो कह रहे हैं, मैं फिर कहूंगी कदम अच्छा है अगेंस्ट द नोटबंदी। मगर अभी आप कह रही थी नोटबंदी जिन जिन देशों में हुआ वहां फ्लॉप हो गया। लोग पहले व्यवस्था करते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। इनकी गवर्नमेंट पहले डिसीजन लेती है फिर आपने अभी कहा कि डिमोनेटाइजेशन इज फॉल्टेड, डिमोनेटाइजेशन गलत है। जिन देशों में डिमोनेटाइजेशन हुआ वो देश बर्बाद हो गए। बिल्कुल, तो अभी आपके लिए डिमोनेटाइजेशन को अच्छा माजिद जी एक सेकंड, माजिद जी तो आप नहीं बोल सकती। माजिद जी गलत था। 2005 में हम लोगों ने भी किया, आप उसके डेड 2005 में आपने क्या किया? अगेंस्ट थे जो 2005 के पहले के लोग। माजिद जी समझ में आ रहा है? माजिद जी कुछ समझ में आ रहा है? 2005 के पहले के नोट जब 2013 में कांग्रेस ने बंद किए तो उन्होंने कहा था कि भीषण कौन सा कांग्रेस का नोट बंद किया? नोटबंदी और नोट बदलने में फर्क पता होना चाहिए आपको। आपने उन्हीं नोटों को एक्सचेंज कराया था। लोकपाल के अगेंस्ट थे तो ये भारत बंद कर रहे थे। अब वही चीजें तो माजिद जी, अब मैं क्या करूं, आपकी साथी पार्टी नहीं बोलने दे रही है आपको। नहीं मैडम, आपके तथ्य गलत है। कोई साथी पार्टी नहीं। अगर बोलने का मौका मिले तो मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं। ठीक है। विरोधी पक्ष के जितने भी पक्ष हैं आज 16, 18, 20 जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठते हैं, इन सब की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कि कोई भी विरोधी पक्ष या कोई भी विरोधी नेता कभी ये नहीं कहेगा, न कहा है कि हम काले धन की लड़ाई के खिलाफ हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि हम आतंकवाद से लड़ाई के खिलाफ हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि फेक करेंसी को बंद करने में अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो हम उनके साथ नहीं है। ये सबका कंसिस्टेंट स्टैंड है डे 1 से। बदकिस्मती से यहाँ मोदी जी ने अच्छे ख्वाब देखे, सब्ज बाग दिखाए और सारे देश को कहा कि मैं एक ऐसी छलांग लगा रहा हूं कि जो भारतवर्ष को शायद 10-15 साल आगे ले जाएगा। कैशलेस सोसाइटी जैसा वो कह रहे हैं। भारत एक इतना विशाल देश है कि प्रधानमंत्री जी बड़े आदर से मैं कहूंगा, संदीप जी बुरा न माने उसको, ये हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है सर। आप सुन लीजिए मेरी बात और कोई शांति से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ये भूल गए या प्रधानमंत्री को शायद किसी ने ये सलाह नहीं दी कि भारतवर्ष इतना महान देश है जिसमें अभी भी आज भी हम सब की कोशिशों के बावजूद भी जहालत काफ़ी दर्जे तक है, इलिटरेसी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है और ये देश एक फंडामेंटली प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल कंट्री है जहां किसान सबसे महत्वपूर्ण रखता है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप जहन में रखते तो आप ऐसा कदम नहीं उठाते। तो 1-2 मिनट और लूंगा। आपने बता दिया कि हम सारे चोरों को पकड़ेंगे, मैंने 2G के लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, इस तरह की प्रचार वो कर रहे हैं। हमें तो कोई 2G का आरोपी लाइन में कहीं दिखा नहीं पूरे देश में। लाइन में दिखे गरीब महिलाएं, छात्र, बूढ़े, गरीब, किसान, मजदूर, ये सारे कतारों में खड़े हैं और मर रहे हैं। कितनी दुख की बात है। मैं मेरे साथियों को, बच्चों को भी कहूंगा कि हमने सदन में कहा 100 से ज्यादा लोग आपकी इस पॉलिसी के नजर अपनी जान गंवा चुके। खड़े होकर कम से कम हम 2 मिनट उनको श्रद्धांजलि तो दें। 1 मिनट उन्हें श्रद्धांजलि देने को रूलिंग पार्टी तैयार नहीं है।
हमने ये कहा, जैसा कि अखिलेश ने कल की कही ये बात कि भाई 2-2 लाख रुपए उन्हें दे दें। आपके मंत्रियों में से कोई, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई और मंत्री किसी भी मरने वाले के परिजन के घर पर गया और ये कहा कि देखो तुमने एक सिपाही की तरह से शहादत हासिल की है क्योंकि तुम देश के भले के लिए लाइन में खड़े। जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं मलिक साहब के पास। ये महत्वपूर्ण बात है, इसका जवाब जनता को नहीं देना चाहिए। मौत किन्हीं भी कारण से हो, किसी भी कारण से हो, दुखद होता है और बहुत तकलीफ होती है। मगर एक बात याद रखिए, आप कह रहे हैं मोदी जी ने मार दिया, भारतीय जनता पार्टी की नीति ने मार दिया। मैं सवाल पूछता हूं, जनता भी सुने इस बात को। जब पार्टीशन हुआ उस पर हस्ताक्षर पंडित नेहरू ने किया, 6 लाख लोग पार्टीशन में मारे गए। क्या हम कह सकते हैं कि 6 लाख लोगों को पंडित नेहरू ने मार दिया? ये कैसा पैरेलल है सर? बिल्कुल पैरेलल है। पॉलिसी देखिए, ये कैसा 70 वर्ष तक मैं अभी की बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। एक सेकंड, कुछ लोग यहाँ पर बोलना चाहते हैं। बोलो। सर अब की बात करो, अब जो प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक को उसकी बात करो, ना कि पिछली बात लेके। ठीक है, मैं इसका भी जवाब देता हूँ जल्दी से। देखिए इस पर कोई बोलना चाहता है यहाँ से? ये देखिए, आपको याद होगा, आपको याद नहीं, दिस इज नॉट अ जोक। वो बात आप बोलते रहे, अपनी बात पूरी करें। आज आप ही के पार्टी के छगन भुजबल करोड़ों रुपए लेके हॉस्पिटल में बंद है और आप ही के पार्टी के जो आज तक 120 लोग मर चुके उसके बारे में इनका क्या ख्याल है? मतलब प्रधानमंत्री ने किसी भी किस्म की उनको सहायता देने की वो नहीं है। छगन भुजबल हॉस्पिटल में जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैं चाहती हूँ युवा आप आगे आइए। मैंने पब्लिक के रिएक्शन को देखा है। मैं पब्लिक के रिएक्शन को नतमस्तक करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। सही बात है, पब्लिक को तकलीफ होगी तभी इन्होंने मुझसे सवाल पूछा है। हाँ। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, और सर आप गारंटी देते हो कि अगर उस समय पार्टीशन नहीं होती तो लोग नहीं मरते? नहीं, अगर उस समय ठीक है, उस सिचुएशन से पैरेलल मुझे लगता है कि उस सिचुएशन से पैरेलल ड्रॉ करना ही सही नहीं। किसी पॉलिसी को मर्डरस कहना यह उचित नहीं है। फूड पॉलिसी को कह देना कि कांग्रेस का फूड पॉलिसी मनरेगा मर्डरस पॉलिसी थी, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया गांव में, वो कांग्रेस की मर्डरस पॉलिसी थी, ये फॉल्टेड है। दूसरी बात है, मैंने कहा संवेदनशीलता होनी चाहिए। मैं यह भी कह रहा हूं कि लोगों में इनकन्वीनियंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि इनकन्वीनियंस नहीं है, मगर फिर भी आप लोग चैनल्स जाके पूछ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हमें तकलीफ है, मगर फिर भी हमें पता है कि नीयत सही है, इसलिए हम खड़े होकर ये सारी चीजें सामने। आज एनसीपी के लीडर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आज तमाम टेलीविजन चैनल में छगन भुजबल को दिखाया जा रहा है। छगन भुजबल अपने हॉस्पिटल में बंद होकर काले और सफेद धन का जो धंधा कर रहे हैं, ये सब नेता, देखिए सबसे बड़े चोर जो देश के वो नेता ही हैं। इन्होंने ही लूटा है देश को, इन्होंने ही लूटा है और इनके ऊपर गाज गिरी है, तो इनको परेशानी हो रही है। जरा संदीप जी एक ब्रेक ले लेते हैं। संदीप जी तो बोल रहा हूँ, नेता बोल रहा हूँ, जल्दी से 30 सेकंड में, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत जरूरी हो गया है, तो पकड़े जरूरी है। एक सेकंड ब्रेक जल्दी से। 30 दिन गुजर गए हैं, 20 दिन है बाकी, बोलिए, या बस 20 दिन बाकी है, या अभी 20 दिन बाकी है, ऐसे भी बोला जा सकता है, क्योंकि कई अगर आराम से इस फैसले के साथ जी पा रहे हैं तो कईयों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब भी बना हुआ है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरें हर किसी को परेशान करेंगी, क्योंकि इसी मुल्क की तस्वीर है, उड़ीसा की तस्वीर है, जिस देश में काले धन के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। लोन की आखिरी किस्त में 100 रुपए कम देने पर एक गरीब बुजुर्ग की जान ले ली गई है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के जाजपुर जिले की, जहां एक बुजुर्ग को फाइनेंस कंपनी के लोगों ने सिर्फ इसलिए पीट कर मार दिया क्योंकि उसने आखिरी किस्त का बकाया 100 रुपया नहीं चुकाया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मातम में डूबा एक परिवार। चलिए अब सवालों की शुरुआत करते हैं। संबित पात्रा जी, ओडिशा के आप भी हैं, ओडिशा की ही ये भी तस्वीर है। देशभक्त, देश के लिए त्याग, इन सब के बीच नजरें मिलाने की हिम्मत है आपके इस परिवार के साथ? मैं आपको बताऊं कि जाजपुर तो मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट है, जहां मैं जन्मा और जहां का मैं हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे देख के बड़ा दुख लग रहा है, मगर ये कहना कि डिमोनेटाइजेशन के लिए मारा गया, मैं उचित नहीं समझूंगा। दरिंदगी के लिए मारा गया, पीट के मार देना,
ये डिमोनेटाइजेशन के लिए नहीं है, ये दरिंदगी के लिए है। और मैं आज हाथ जोड़ के नवीन पटनायक जो वहाँ हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट भी किया है, मैं धन्यवाद भी करूंगा और कहूंगा उनको कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी भी इंसान को किसी दूसरे को पीट पीट कर मार देना, उसका बहाना ढूंढना कि डिमोनेटाइजेशन था इसलिए मैं किसी को पीट के मार दूं, ये उचित बहाना नहीं है। कानून से काम करें। चलिए ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल हो, आप अपना सवाल पूछिए। उठिए सर, मेरा क्वेश्चन मिस्टर पात्रा से है। सर, पहले जो आरबीआई की रिपोर्ट अभी कुछ टाइम पहले आई है, एनालिटिक रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें कम होनी चाहिए वो कम नहीं हो रही और जो चीज़ें बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं रही। फॉर एग्जांपल बोला जा रहा था पहले कि लोन और इंटरेस्ट रेट, ईएमआई रेट की कम होंगे पहले, बट वो कम नहीं हो रहे हैं। और जो चीज़ें बढ़नी चाहिए, जैसे जीडीपी 7.6 से 7.1 हो गई है, एंड जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, पर ईएमआई कम नहीं होने की वजह से उसको और ज्यादा मतलब उसमें फायदा। अंशुमान जी, मतलब तैयार है जनता और पूरी तरह से आंकड़ों के साथ आज बात कर रही है संबित जी से। चाहिए थे। हाँ। मेरा सवाल संबित पात्रा जी से एक ही और सारे लोग जानना चाहेंगे कि आप शॉर्टेज पैदा करके कौन सी ग्रोथ ले आएंगे? दुनिया में कोई भी रिफॉर्म शॉर्टेज पैदा करके कैसे हो सकता है? पहला सवाल। दूसरा, ये क्या 30 दिन हो गए हैं संबित पात्रा जी को, या सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर 30 दिन में हम केवल 45,000 एटीएम शुरू कर पाए 2 लाख एटीएम्स में से 30 दिन में हम केवल 4.5 लाख करोड़ दे पाए लोगों को, जबकि लोगों ने 11 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा कर दिए। स्थिति अंजना इसलिए समस्यापूर्ण है और जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जॉब भी चले गए और उनकी बचत भी बैंक में फंस गई है। मलिक साहब 125 करोड़ जनता, 2 लाख एटीएम काम कर रहे हैं, 45,000 एटीएम आज का डेटा है, केवल 45,000 एटीएम काम कर रहे हैं और वो भी केवल 2 घंटे के लिए, दिन में 1 या 2 घंटे के लिए। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे कहते हैं कि 50 दिन में चीजें बेहतर हो जाएंगी? मलिक जी, देखिए, तो फैक्ट है कि इसमें मैं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा कि बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया और इसकी इम्प्लीकेशंस नहीं देखी गई। ये मैंने इसके बाद मैं बात क्लैरिफाई कर दूं जी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, 30 लाख करोड़ का ब्लैक इकॉनमी है इंडिया में, 30 लाख करोड़ की ब्लैक इकॉनमी है। और मेरी ये यहाँ जो कुलीग बैठे हैं, उनके साथ जो मैडम बैठी हैं, उन्होंने कहा 2 चीज़ें। एक तो ये कहा कि कई कंट्रीज़ के नाम लिए, नॉर्थ कोरिया कि वहाँ भी फेल हो गया, इन्होंने जर्मनी का नाम नहीं लिया। 1923 में जर्मनी में भी डिमोनेटाइजेशन हुई थी, जबकि एवरीडे इन्फ्लेशन जब ऊपर जाती थी वहाँ भी करप्शन बहुत थी। उस डिमोनेटाइजेशन का असर क्या था वो भी ज़रा पढ़ लें। नंबर टू लेट मी फिनिश। सेकेंड चीज़, मनमोहन सिंह जी की बात की गई, फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर रहे, गवर्नर भी रहे रिजर्व बैंक के। जितनी करप्शन उनके पीरियड में 2010 में हुई ब्लैक इकॉनमी के, क्योंकि वो गवर्नर रहे, तो मैं इतना ही कहूँगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पता नहीं उन्होंने 2% की फिगर भी कैसे निकाली और आज एक हिंदू में आर्टिकल भी छपा उनका। मुझे यही अफसोस है कि एज ए गवर्नर उनको इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, क्योंकि रिजर्व बैंक में रहने के बाद, क्योंकि आई ओ यू एंड आई प्रॉमिस टू पे यू एक कंफर्मेशन होती है, तो रिजर्व बैंक की डेफिनेशन में काला धन और सफेद धन में कोई फर्क नहीं होता। लगता है वो रिजर्व बैंक से निकले नहीं है अभी बाहर, क्योंकि जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है उन्होंने काले धन पे अटैक नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जो सप्लाई है वो बहुत रुक गई है। वो तो मैं भी मानता हूँ सप्लाई रुक गई है, उसका कोई ना कोई जरिया निकलना चाहिए। उसका जरिया एक और भी है, लोगों ने क्या सिस्टम कर लिया है कि कई धन्ना सेठ पैदा हो गए, नटवर लाल पैदा हो गए। उन्होंने क्या किया है, मेरे हिसाब से परमानेंट अकाउंट नंबर डुप्लीकेट, आधार नंबर डुप्लीकेट, और लगा के बैंकों के साथ कुछ अफसरों के स्लाइट अफसर, बैंकों एक हमारी एक क्लाइंट की और बैंक की फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है। जितनी रिस्पेक्ट बैंकर्स की होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक गवर्नमेंट में नहीं होती। लेकिन कुछ वहां भी नटवर लाल आ गए जिन्होंने ये अपनी जो बैंकिंग कॉन्फिडेंस, पता नहीं था कि नटवर लाल ट्रस्ट था, पता नहीं था। वो तो देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक में हुआ है। एक प्रश्न और है जो कुछ 1-2 ब्रांचेस में हो जाए तो इसका मतलब पूरा सारे बैंकर्स ये समझने की जरूरत नहीं थी कि ऐसे चोर रास्ते खोले जाएंगे। अंजना, एक सवाल और भी, ये समझने की जरूरत नहीं थी। मैं ये बता दूं, ये छूटेंगे नहीं। देखिए जिस तरह ये सारे पकड़े जाएंगे मलिक साहब, कोई छूटेंगे नहीं। देखिए जिस तरह से नई करेंसी का सीजर लगातार बढ़ रहा है, नई करेंसी का सीजर एक दिन 50 लाख, एक दिन 1 करोड़, और आप देखते मैडम ने कुछ सवाल पूछा था, उनका जवाब मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं डुप्लीकेट परमानेंट अकाउंट नंबर, डुप्लीकेट करेंसी, काउंटरफिट, क्या यहाँ तो आधार कार्ड डुप्लीकेट लगा के लाइनों में खड़े हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि 100 आदमी 90 आदमी हो रहे, बहुत अफसोस है।
आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये उन लोगों की वजह से मिले जो डुप्लीकेट वो लेके और वहां खड़े हैं और लोग और किसी पॉलिटिशियन के ब्याह। गौरव जी जल्दी से, जिसके बाद मैं आप लोगों के पास मुझे ये बताइए कि इकोनॉमिक्स में हम मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं एक समस्या का। ये समस्या थी, अब इस समस्या का जो देश में उत्पन्न जो काला धन है उसका इसके अलावा सॉल्यूशन क्या था? इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं था। और अगर ये नहीं होता तो फिर वापस होता कि भाई बिग बैंग रिफॉर्म नहीं करते। आज हमने बिग बैंग रिफॉर्म किया है, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया, वो भी जब आया था मैडम तो उस समय भी इतना ही इस पे हल्ला हुआ था कि ये सब फ्लॉप हो जाएगा, पर उसका भी सारे अर्थशास्त्रियों ने, जिनकी अर्थशास्त्र में समझ है, उन्होंने उसका समर्थन किया था। बात जब जो लोग कर रहे हैं कि इतने लोग मरे, बिल्कुल इसकी प्रॉब्लम है, सप्लाई साइड में बिल्कुल प्रॉब्लम है, पर मेरे को एक व्यक्ति बताओ, आपकी बात का जवाब लेते हैं, एक व्यक्ति मोदी जी बताओ कुछ ना जो करे, दिल पे हाथ रख के बोले कि ये स्कीम खराब है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में खराबी है, पर एक व्यक्ति बताओ जो दिल पे बोले कि ये स्कीम में प्रॉब्लम थी। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े यहाँ पर पूछ लेते हैं, आप में से कितने लोग आज भी 30 दिन बाद मानते हैं कि परेशानियां हैं लेकिन फैसला प्रधानमंत्री का सही है? सीधा हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं कि फैसला सही नहीं है? अब आप हाथ उठाइए। तो ऐसे भी काफी लोग हैं जो मानते हैं कि फैसला सही नहीं है। आप में से कितने लोग मोबाइल के जरिए पेमेंट करते हैं, यानी मोबाइल को बटुआ बनाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करते हैं? कितने लोग नहीं करते हैं? ये अर्बन पॉपुलेशन है, युवा है जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग कोई नहीं करते, करने की नियत भी नहीं रखते? नहीं करते, मर्जी हमारी नहीं करते। कैश का मर्जी आपकी, हमारे यहाँ पे है ही नहीं, किसी के पास भी पेटीएम या कोई चीज ऐसी सुविधा है नहीं किसी के पास। सुविधा कहीं बाहर से नहीं आती है, मोबाइल पर डाउनलोड करना पड़ता है। मैडम वो अभी तो नहीं हो रही ना। दूसरा बंदा कहता है मेरे को कैश दो, मैं कहाँ से पैसे दूंगा सामान लाने के लिए आगे से, ये कहता है वो। आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम ये करें, माजिद मेमन साहब आप अपना जवाब अब पूरा करें। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है, पहले तो बैंकर जी को मैं बड़े अदब से ये कहूंगा कि 1 या 2 बैंक के अफसर पकड़े गए हैं, 98 नहीं पकड़े गए होंगे। कितना हुआ है सारे देश में गड़बड़, वो सारे पकड़े नहीं गए। तो 1 मिनट। और दूसरा देखिए, मोदी जी की जो पॉलिसी है ना, ये नहीं होता तो कुछ नहीं होता। हम इसके बारे में ये बताना चाहेंगे कि एक यूनिवर्सल एक फिनोमिना ऐसा है कि अगर 99 गुनहगार छूट जाएं तो इंसाफ का तकाजा यह है कि एक मासूम को छूट जाएं। जरा प्लीज डोंट इंटरप्ट मिस्टर पात्रा, प्लीज कीप क्वाइट। आई एम नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट ऑन दिस। 99 गुनहगार, अगर जरा बुरा बात बोलने दीजिए यार, आप बीच में क्यों बोलते? बोलिए, ठहर जाइए ना एक मिनट जरा। 99 गुनहगार छूट जाएं तब भी एक मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का नहीं, पूरे विश्व का उसूल है। 99 गुनहगार छोड़ते हमने बहुत देश में टाइम नहीं बिता दिया। 99 गुनहगारों की सोचते 30 सेकंड जरा मुझे मुकम्मल करने दो मेरा सेंटेंस। यहाँ परिस्थिति ऐसी है कि एक चोर के लिए 99 मासूमों को सजा दी गई। मैं एक जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि 2 पकड़े गए हैं, 98 और हैं। मैं ये जवाब दे दूं कि 500 बैंक की इंस्पेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शुरू की हुई है। 98 भी पकड़े जाएंगे, छूटेगा कोई नहीं। रंजीत जी, कि काला धन, मोदी जी तो कुछ भी करें आप लोगों को हजम नहीं होता, ये उनका सवाल। 12,500 करोड़, 12,500 करोड़ इस टाइम बैंक में आ गया और सोचा पहाड़ निकली चुहिया। और अभी जो ब्लैक मनी, जो सर्वे है, मैं नहीं बोल रही हूँ, आरबीआई की स्टेटमेंट है, ओनली 2,000 करोड़ उन्होंने कहा है कि ये ब्लैक मनी है। इनको स्विस बैंक से निकालना था। आरबीआई ने 2000 करोड़, आप दिखा दीजिए वो स्टेटमेंट आरबीआई का। बताइए, गलत आंकड़े से आरबीआई ने कहा नहीं है। आरबीआई बन के क्यों चुप करा? आरबीआई ने जो कहा नहीं है वो कह रही है आरबीआई बन के। राहुल गांधी का जो हाल है, सब प्रवक्ताओं का भी वही हाल है। आरबीआई बन के आरबीआई का स्टेटमेंट जारी कर दिया, जिसको आपने छेड़ा, जहां पे 15 लाख करोड़ एनपीए का नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स बैंक में है। मालवीय को आप 6,000 करोड़, मैं साधारण शब्दों में बात करके लोगों को समझाना चाहता हूं। 50 करोड़, 2 करोड़, आप 100 रुपए के लिए लोग को अपमानित कर रहे हो, लेकिन मालवीय को आप इंग्लैंड भेज रहे हो। उनको पब्लिक को बताओ ना। सर, मैडम मैं पहले तो अपनी उस बहन का जवाब दे दूं। वो जनता का जवाब था, जनता का जवाब प्रश्न था, जनता का जवाब देना बहुत अनिवार्य है। संक्षिप्त में, क्योंकि और सवाल में देखिए, जब आप आज हम घर खरीदने जाते हैं, हम में से कोई भी, आपके पिता जाते होंगे या मैं जाता होगा, हम में से हर किसी का घर खरीदते समय बिल्कुल नॉर्मल क्या था कि आपको 20 लाख का चेक देना है और 80 लाख का आपने कैश दे देना है। सब
सबको मालूम था, मगर किसी ने 60 सालों तक इन्होंने राज किया। ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, यही हुआ। पहली बार ये अटैक हुआ है। न चिल्लाई, चिल्लाई, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझे पता है, मुझे पता है क्यों चिल्ला रहे हैं, मुझे पता है क्यों चिल्ला रहे हैं। इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि मैंने कहा ना भूकंप आएगा तो आपका ही 10 दिन पर ढह जाएगा। इंडिया का मजाक? अरे आप लोगों ने मजाक बनाया 70 साल तक इंडिया का। हमने मजाक बनाया इंडिया का। आप बताइए, मजाक किसने बताया इंडिया का? डिजिटल इंडिया बोलते हैं, कभी कैशलेस इकोनॉमी बोलते हैं। मजाक बना के रखा आपने, मजाक बना लिया गरीबों का। किसने मजाक बनाया? मजाक बना लिया गरीबों का, मजाक बना लिया गरीबों का। अंजना जी, जिस प्रकार से 2 क्रोकोडाइल्स की इन्होंने बात की, मैं उसी क्रोकोडाइल के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये सच चाहते थे। मैम अभी आपने कहा, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मैम, अभी आपने कहा माल्या जी को आप लोगों ने भगा दिया। ये तो बताइए उन्हें लोन किसने दिया? मनमोहन सिंह ने दिया था। मनमोहन सिंह ने दिया था। बताइए, दिया था। सीधी लोन आप देनी है? नहीं, मैं आपको उत्तर देता हूँ, मैं उत्तर देता हूँ। 2013 में मनमोहन सिंह जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ माल्या को 1500 करोड़ रुपए लोन दिया जाए, और जो उनका अकाउंट फ्रीज किया गया है वो अकाउंट मनमोहन सिंह जी के कहने पर डिफ्रीज किया गया था। किसने? सोनिया जी के कहने पर मनमोहन सिंह जी ने ये सब किया था। इन्होंने किया। अरे रुकिए, एक तो ये गलत दे रहे हैं, इनको मानहानि का केस भी हो सकता है। कर दीजिए ना केस, रोज धमकाने से अच्छा है कि एक बार केस तो करिए। करोड़ रुपीस, अरे सुनिए, ये सब प्लीज, ये 6000 करोड़ रुपए इन्होंने माफ किया। बिल्कुल प्लीज, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट वापस मुद्दे पे आए। नहीं, हम जानते हैं फैक्ट्स क्या है, ये लोग भी जानते हैं। गवर्नमेंट में दिया गया, लेकिन देता कौन है? बैंक देता है। अच्छा, तब बैंक देता है, बैंक देता है, तब बैंक देता है। और हम जो अभी बैंक देता है, और एक सवाल और, एक सवाल संबित जी, आप ही से सवाल। सर मेरा सवाल संबित जी से है। सर नोटबंदी देश के हित में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तक सर सबसे ज्यादा आपके लीडर ही पकड़े जा रहे हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के। सर मनीष शर्मा तो आपके लीडर है। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बीजेपी के लोगों को बता दिया कि आप जाके अपना काला धन, नोटबंदी के बाद, मैं उसी का बता रहा हूँ। कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी से पहले प्रधानमंत्री ने बीजेपी को बता दिया कि आप अपना काला धन सफेद कर लीजिए। अगर सबको पता था, सफेद कर लिया था, तो पकड़ा कैसे रहे हैं? पकड़ा रहे हैं, उसका मतलब है कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी से हो, मोदी जी ने सुधारा ना सिस्टम को। चलिए, हमें वक्त इतने की इजाजत देता है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, जानकारी हम लगातार इन सबकी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। जितने सवाल मैं ले पाई नहीं ले पाई, तालियों के साथ अपना धन्यवाद कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, स्टेज पर पहुंचने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।